हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नीतीश धुंधर क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं मज़े से। तो मेरा टॉपिक हो जाएगा समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। तो देखिए, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले किरण का परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, समतल दर्पण होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। समतल दर्पण की अगर परिभाषा की बात करें तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि समतल दर्पण जो है उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। उसे हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। आइए समझते हैं एक पिक्चर से। जैसे देखिए, ये एक दर्पण है। कैसा दर्पण है, तो समतल है। ठीक है, समतल है। इसका देखिए परावर्तक सतह, यानी ये जो सतह है बिल्कुल प्लेन है। ठीक है, और ये एक भाग रंगा हुआ है। तो किसी भी कांच के टुकड़े को हम लोग दर्पण तब कहते हैं जब उसका कोई एक सतह रंगा हुआ होता है। तो देखिए, ये रंगे हुए भाग को दर्शाता है और रंगे हुए भाग को हम लोग कहते हैं रजतित सतह। कौन सा सतह, रजतित सतह। और जिस सतह से प्रकाश किरण टकराकर वापस लौटती है उस सतह को कहते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि दर्पण में कितने सतह, दो सतह। एक रजतित सतह जो रंगे हुए भाग को दिखाता है, और दूसरा परावर्तक सतह जिस सतह से प्रकाश किरण टकराकर वापस लौटती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। समतल दर्पण और ये परावर्तक सतह और रजतित सतह। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। तो लंबवत का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जो एकदम जो सीधा खड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, लंबवत कहते हैं। और जो सीधा एकदम बिल्कुल सीधा खड़ा होता है तो ये कितना डिग्री कोण बनाता है, तो 90 डिग्री कोण बनाता है। तो यहाँ पर जो किरण आकर पड़ेगी इस दर्पण पर बिल्कुल लंबवत पड़ेगी, और लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आएगी। तो देखिए, ये लंबवत किरण हो गई जो समतल दर्पण के तल के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये आई है। तो इस किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, यानी कि परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाले किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण। और आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, जिसको ओ से दिखाते हैं। अब बात करते हैं अभिलंब के बारे में। ठीक है, अभिलंब। तो अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब देखिए, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब मीन्स 90 डिग्री कोण बनाएगा। जो 90 डिग्री कोण बनाएगा वही तो लंब कहलाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग अभिलंब खींचेंगे आपतन बिंदु से अभिलंब, तो ये किसके ऊपर होगा, आपतित किरण के ऊपर ही होगा, क्योंकि आपतित किरण भी लंबवत आकर ही पड़ी है। ठीक है, और अभिलंब जब भी खींचा जाता है तो 90 डिग्री का कोण बनाकर खींचा जाता है। तो यहाँ आपतित किरण भी 90 डिग्री के साथ है और अभिलंब 90 डिग्री का साथ तो खींचा ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अभिलंब और आपतित किरण दोनों एक के ऊपर चढ़ गया है। तो जब अभिलंब और आपतित किरण दोनों एक के ऊपर चढ़ जाता है तो उस स्थिति में आपतन कोण यानी कोण आई जो है ये 0 डिग्री होता है।
ठीक है। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के बने कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। तो यहाँ पर देखिए अभिलंब और आपतित किरण दोनों एक के ऊपर चढ़ गया, तो जो यहाँ पर कोण बनता होगा कितना डिग्री बनता होगा? 0 डिग्री कोण बनता होगा। तो आपतन कोण जो है यहाँ पर 0 डिग्री है, तो परावर्तन कोण जो है, परावर्तन कोण भी यानी कोण R ये भी होगा 0 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। तो यहाँ पर देखिए आपतन कोण कितना डिग्री है? 0 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री ही होगा। तो अब देखिए यहाँ पे परावर्तन कोण ये 0 डिग्री होगा, तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन कोण यहाँ पर 0 डिग्री है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी 0 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तभी तो परावर्तन कोण 0 डिग्री होगा। ठीक है। तो परावर्तित किरण जो है, परावर्तित किरण यानी जो दर्पण से परावर्तन के बाद वापस लौटती है उसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और ये अभिलंब के साथ कितना डिग्री कोण बनाते हुए निकलेगी बाहर की ओर? तो 0 डिग्री का कोण। 0 डिग्री के साथ ही अभिलंब के साथ कोण बनाकर बाहर निकलेगी, तभी तो परावर्तन कोण 0 डिग्री होगा। ठीक है। तो देखिए परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ 0 डिग्री कोण बनाते हुए बाहर निकल जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन जो दर्पण से होता है वो जिस पथ से आती है उसी पथ से वापस लौट जाती है। इसको याद रखना है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस पथ से आती है उसी पथ से वापस लौट जाती है। ठीक है। याद रखना है कि समतल दर्पण पर जब भी कोई प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस पथ से आती है उसी पथ से वापस लौट जाती है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और इस चीज़ को आप लोग नोट करते जाइएगा, रटना नहीं है किसी भी चीज़ को। चलिए इसके बाद का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमेज। ठीक है। आइए प्रतिबिंब की परिभाषा के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक है। किसे कहते हैं? प्रतिबिंब। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब आपको लगता हो कि इतना बड़ा हो गया कैसे याद करेंगे, तो आइए याद भी करा देते हैं साथ ही साथ। देखिए ये एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस समझ लेना ही एक दर्पण है। ठीक है। और दर्पण होने के लिए हम लोग शर्त भी बता दिए हैं कि जिसका कोई एक सतह रंगा हुआ होगा तभी उसको हम लोग दर्पण कहेंगे। इसका एक सतह रंगा हुआ दर्पण है। ठीक है। तो देखिए ये बिंदु स्रोत है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर देखिए कहाँ मिल रही है, तो यहाँ पे इस बिंदु पर मिल रही है। तो यहाँ पे ये मिल रही है। तो देखिए कैसे प्रतिबिंब की परिभाषा लिखेंगे और कैसे याद करना है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ आ रहा है, एक जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है और एक मिलती है। तो यहाँ पर देखिए इसको तो हम लोग समझ लिए कि ये मिल रही है। ठीक है। और एक होता है जो आती हुई प्रतीत होती है, इस चीज़ को भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए एक इस तरह से दर्पण को बना लेते हैं जिसका एक सतह रंगा हुआ होता है और ये रंगा हुआ भाग है और यहाँ पे एक वस्तु को रखते हैं। ठीक है। वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखते हैं। दर्पण के सामने रखेंगे तभी तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, पीछे रख देंगे तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा, फिर प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा, दिखेगा क्या? ठीक है। तो देखिए एक किरण ऐसा होगा जो इस दिशा में
आ रही होगी और ये दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे बाहर की ओर निकल जाएगी। एक किरण ऐसा भी होगा जो इस दिशा में आ रही है और ये दर्पण से परावर्तन के बाद इस दिशा में निकल जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या ये दोनों एक दूसरे को ऐसा लगता है कि कहीं पर भी जाके कट कर जाएगी, यानी कटेगी दोनों? नहीं, कभी नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? देखिए यहाँ इसका डायरेक्शन दिशा इस दिशा में और इसका दिशा इस दिशा में, तो कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? इस स्थिति में हम लोग ये करेंगे कि इसको इसके सीधे में बढ़ाएंगे, ठीक है, और इसको इसके सीधे में बढ़ाएंगे। जहाँ पे एक दूसरे को कट किया वही बिंदु इस वस्तु का क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। ठीक है, देखिए इसका प्रतिबिंब होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई इंसान यहाँ से आंख लगाकर देखता है, ठीक है, तो उस इंसान को ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो किरण है, ये किरण यहाँ से नहीं, यहाँ से यानी इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। इस इंसान को ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो किरण आ रही है ना, ये किरण आ रही है कहाँ से? यानी इस बिंदु से, यानी यहाँ से आती हुई प्रतीत होगा इस इंसान को, जबकि ये किरण आ कहाँ से रही है? वास्तव में यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग समझ लिए होंगे और इसी आधार पर प्रतिबिंब को वर्गीकृत किया गया है, प्रतिबिंब को बांटा गया है। तो आइए हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में। नोट करते जाइएगा। तो देखिए प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार, तो प्रतिबिंब जो है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला प्रकार जो है वह है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आइए इस दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो आइए पढ़ते हैं। और रटना किसी भी टॉपिक को नहीं है, नहीं तो रटेंगे पता चलेगा 2 दिन के बाद फिर भूल गए। ना रटेंगे ना भूलेंगे। चलिए देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आइए एक पिक्चर से समझते हैं। देखिए ये एक दर्पण हो गया, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर देखिए वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये बिंदु जो है इसको हम लोग बड़ा सा एक वस्तु बना देते हैं और इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना है, यहाँ पे। चलिए प्रतिबिंब भी बना दिए। तो आइए कुछ इसके मेन पॉइंट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब के मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं? ठीक है, यहाँ से इसकी विशेषताएं भी निकल सकती है। ठीक है, विशेषताएं कि वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है और ये दर्पण के सामने वाला हिस्सा और ये पीछे वाला हिस्सा है। तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा है या फिर दर्पण के सामने बन रहा है? कहाँ बन रहा है? दर्पण के सामने। तो क्या लिखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये दर्पण के
सामने बनता है, दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे, देखिए वस्तु का फेस ऊपर की ओर है जबकि प्रतिबिंब का फेस नीचे की ओर है। तो क्या लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, बोल रहे हैं, आराम से सुन के लिखते जाना है। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब ये किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। देख रहे हैं, किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। तो क्या लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब जो है किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, चौथा पॉइंट ये लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इन चारों पॉइंट्स को याद रखना है। इससे ऑब्जेक्टिव भी सवाल बनता है और सब्जेक्टिव तो बनते ही रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को अगर लिखना हो तो बस इसको समझिए। ठीक है, इस चीज़ को अगर समझ रहे हैं तो ये चीज़ लिखना आसान हो जाएगा। आइए इसका दूसरा प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए इसका दूसरा प्रकार क्या था, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। नाम से ही पता चल रहा है, काल्पनिक जिसको हम लोग कल्पना कर सकते हैं, आभासी जिसको हम आभास करते हैं। ठीक है, तो आइए इसका परिभाषा जान लेते हैं। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत क्या कहते हैं, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आइए पिक्चर से समझ लेते हैं इस चीज़ को भी, ताकि परिभाषा याद करने में आसान हो जाएगा। ओह क्या बना दिए, देखिए एक दर्पण है, दर्पण है नहीं है, जब तक इसको रंगेंगे नहीं तब तक दर्पण नहीं होगा। अब ये दर्पण है, देखिए वस्तु को दर्पण के सामने रख दिए हैं। सामने रखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका फोटो बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो एक किरण इस दिशा में आ रही है, दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे निकल जाएगी, और एक किरण इस दिशा में आती है जो दर्पण से परावर्तन के बाद इस दिशा में निकल जाती है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं कर सकती है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। क्या कल्पना करेंगे, तो इसको इसके सीध में बढ़ाएंगे और इसको इसके सीध में बढ़ाएंगे। कहाँ कट कर रही है यहाँ पे एक दूसरे को, इस बिंदु पे। तो इस बिंदु इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इस बिंदु पे बनेगा। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इस बिंदु पे बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए कल्पना की है और ये काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, अगर कोई भी बंदा यहाँ से अगर आंख लगा के देखेगा तो उसको ऐसा प्रतीत होगा कि किरण यहाँ से आ रही है, ऐसा प्रतीत होगा। ठीक है, तो यही इसका परिभाषा लिखना है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आइए इसके भी कुछ पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट्स ये होगा, देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। तो क्या लिखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब जो है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए दूसरा पॉइंट्स क्या हो जाएगा, देखिए वस्तु का फेस ऊपर की ओर है और प्रतिबिंब का भी फेस ऊपर की ही ओर है। तो क्या लिखेंगे, आभासी प्रतिबिंब जो है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, हमेशा सीधा बनेगा। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब जो है, ये आभासी प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। यहाँ पे हम लोग कल्पना किए तब नहीं कट किया,
ठीक है। तो यही लिखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब जो है किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। और ये लिखेंगे, चौथा पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे कि इसको देखिए, कल्पना करके बनाए तो इस चीज़ को हम लोग पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिसको आभास करेंगे तो उसको क्या उतारेंगे, ठीक है, पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। और एक चीज़ और लिख लीजिएगा नोट में लिखना है कि आभासी प्रतिबिंब को हमेशा टूटी रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। यानी कि प्रतिबिंब बना रहे हैं, बस लाइन खींच दी है ऐसे, ठीक है, तब ये वास्तविक प्रतिबिंब को दिखाएगा। तो फिर अंतर दिखाना होगा हमें, वास्तविक और काल्पनिक में अंतर दिखाई देना चाहिए पे। तो क्या करेंगे हम लोग, आभासी को हमेशा टूटी रेखाओं के द्वारा दिखाएंगे, ठीक है। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और इसके बाद का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, ये एक समतल दर्पण हो गया और हमें प्रतिबिंब का बनाना है, यानी प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए किसी भी वस्तु का जब हमें प्रतिबिंब बनाना होता है तो दो किरण की जरूरत पड़ता है, ठीक है। दो किरण हमें चाहिए और दो किरण जहाँ पर एक दूसरे को कट करती है वही कटान बिंदु उस वस्तु का या उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो दो किरण, यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक वस्तु ले लेते हैं या बिंदु स्रोत ले लेते हैं और यहाँ से ढेर सारी किरण निकल रही है, सभी दिशा में, चारों दिशा में निकल रही है, ठीक है। तो हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरण की जरूरत पड़ती है? दो किरण, हमेशा दो किरण चाहिए। तो यहाँ से हम लोग दो किरण ले लेते हैं। एक किरण ऐसा होगा जो इस दिशा में आ रही होगी, ठीक है, और ये आपतित किरण हो गया। परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाले किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और दर्पण से परावर्तन के बाद वापस लौटने वाले किरण को कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। तो ये एक किरण ले लिए जो दर्पण से परावर्तन के बाद इस दिशा में निकल रही है। एक किरण और हमें लेना है। एक किरण को नहीं लेंगे तो फिर कट कैसे करेगा, और कट नहीं करेगा फिर तो सही से पता नहीं चलेगा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ठीक है। एक किरण इस दिशा में आ रही होगी, बिल्कुल लंबवत, टेढ़ा हो गया, सीधा कर लेते हैं इसको, लंबवत, ठीक है। तो कुछ देर पहले पढ़े थे कि समतल दर्पण पर, दर्पण समतल है ना, समतल दर्पण पर जब प्रकाश की लंबवत पड़ती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस पथ से आती है उसी पथ से वापस लौट जाती है। तो इसको वापस इसी पथ से लौटा देना है। देखिए, ऐसे वापस लौटा देना है। तो बताइए, क्या ये दोनों किरण एक दूसरे को कहीं भी कट करेगी? नहीं कट करेगी। तो जब कट ही नहीं करेगी तो उसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। तो कल्पना ये करेंगे कि इस किरण को इसके सीध में बढ़ाएंगे, और कल्पना कर रहे हैं तो इसको हमेशा टूटी रेखाओं के द्वारा दिखाएंगे, और इसको भी क्या करें, इसके सीध में बढ़ाएंगे। और पिक्चर जब भी आप लोग बनाइएगा तो इंची से बनाइएगा, ठीक है। इंची से बनाइएगा तो बिल्कुल सीधा बनेगा। देखिए, कट कहाँ किया? यहाँ पे कट किया, ठीक है। तो इस वस्तु का या बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है, यानी इमेज ये है और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है उसकी विशेषता के बारे में हम लोग जानेंगे कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, जो कि 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जान लेते हैं इसकी विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषताएं क्या हो जाएगी? देखिए, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के आगे या फिर पीछे? तो पीछे बन रहा है। तो लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और पीछे बनता है तो फिर प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। क्या लिखेंगे? आभासी। प्रतिबिंब आभासी होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है। बोल रहे हैं, लिखते जाइएगा, आभासी होता है।
ठीक है। और जब आभासी होगा तो इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ये भी लिख लीजिएगा कि इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तीसरा विशेषता क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, आभासी सीधा बनेगा तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा बनता है। यानी समतल दर्पण में जब हम लोग, अच्छा समतल दर्पण के बारे में हम लोग और जान लेते हैं। हम लोग जिस दर्पण में अपना फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं, वो दर्पण समतल है, ठीक है, समतल दर्पण है वो। तो ये भी देख लिए, समतल दर्पण के सामने खड़े जब होते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि पैर ऊपर और सर नीचे होता है, नहीं होता है, सीधा बनता है। तो क्या लिखें, प्रतिबिंब सीधा बनता है। चौथा विशेषता इसका हो जाएगा, चौथा विशेषता ये लिखेंगे, देखिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्या लिखेंगे चौथा विशेषता कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है। पांचवा विशेषता हम लोग ये लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो है दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना आगे वस्तु जो है दर्पण से रहता है, ठीक है। प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। पांचवा विशेषता में यही लिखना है, ठीक है, कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है, उतना ही पीछे बनता है जितना, जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है, ठीक है। आइए लिखिए देते हैं, जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है, ठीक है। छठा विशेषता क्या हो जाएगा कि प्रतिबिंब जो है पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। अब पार्श्विक क्या होता है, तो पार्श्विक का मतलब होता है कि जब भी हम लोग समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दायां हाथ उठाते हैं तो बायां हाथ दिखाई पड़ता है प्रतिबिंब का, और जब हम अपना बायां हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई पड़ता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक रूप से उल्टा बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा, रटना नहीं है, इस चीज़ को समझिए और इसको आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं पूरा आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का पढ़ाई इतना ही पर रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।